आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका लेक्चर है, ये लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 है। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, तो 1-1 घंटे करके हम लोग 4 से 5 घंटे में ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे। इस लेक्चर के अंदर और जो भी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे, सभी लेक्चर्स के अंदर हम पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। हम एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं, बुक के एग्जाम्पल्स को, बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करेंगे और प्लस PYQ करेंगे 2024 से लेकर 2026 तक के PYQ। और इसके बाद मतलब इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन में आप बस इन एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट और PYQ की रिवीजन करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना इसमें पढ़ा देना, बस उसी का खाली उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमारा पहला टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है बच्चा सो रहा है ना, कोई आदमी सो रहा है। अगर कोई आदमी सो रहा है और उसको जाके कोई डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो वो उठना नहीं चाहता, एकदम गहरी नींद में सो रहा है, आराम कर रहा है। तो उसको उठाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो उठेगा, क्योंकि वो उठना नहीं चाह रहा है ना। जो आराम कर रहा है वो उठना नहीं चाह रहा है। दूसरा है जो वो PUBG खेल रहा है, BGMI खेल रहा है ना। BGMI खेल रहा है तो अगेन वो खेल रहा है ना, काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तब वो काम उससे रुकना नहीं चाहेगा। अगर उसको भी अगर रोकना है BGMI खेलने से, तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो लेटा हुआ है उसको उठाने के लिए ताकत की ज़रूरत है, जो चल रहा है उसको भी रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। मतलब उसके स्टेट को चेंज करना है ना। सोए वाले को उठाना है, जो गेम खेल रहा है उसको सुताना है कि सुतो सुतो, ठीक है, रेस्ट में आ जाओ, सुतो, बहुत काम कर लिए, बहुत चल लिए, तो उसको सुलाना है। तो रेस्ट, जो स्टेट को चेंज करना है ना, तो कोई भी बॉडी चाहता है कि हमारा स्टेट चेंज ना हो, हम जो चीज़ कर रहे हैं हम वही करते रहें। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब फिजिक्स की भाषा में समझते हैं इनर्शिया होता क्या। अभी ये तो आम जिंदगी में समझ लिए हम लोग। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया क्या है? नेचुरल टेंडेंसी, मतलब अपरोपी। जैसे गेम खेल रहे हैं, भैया कोई डिस्टर्ब मत करो, हम सो रहे हैं कोई डिस्टर्ब मत करो। तो वो रेजिस्ट करता है चेंज को, जिस पोजीशन में है। अगर वो चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, रुका हुआ है, सोया हुआ है तो सोए रहना चाहता है, रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट करना चाहता है। एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑल स्टेज एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये हाथी देखिए रेस्ट कर रहा है, कुत्ता देखिए रेस्ट कर रहा है। And an object in motion keeps moving at a constant speed and in a straight line unless an outside force acts on it। तो जो सोया हुआ है तब तक सोए रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई बाहरी आकर के उसको जबरदस्ती ताकत लगा के उठा ना दे। जो चल रहा है वो तब तक चलते रहेगा जब तक कि कोई बाहर वाला आकर के उसको रोक ना दे, ठीक है, ताकत लगा के रोक ना दे। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो चल रहा है तो और तेज चलाने के लिए या फिर रोक देने के लिए उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया को नापेंगे कैसे? ठीक है, जैसे कि ये कुत्ता है, ये हाथी है ना। तो कुत्ते को जैसे दोनों लेटा हुआ है, अब इस कुत्ते को तो एक आदमी दुत्कार करके उठा देगा, ठीक है, भगा देगा उसको। इसके जो ये आपका रेस्ट पे है, इस रेस्ट को डिस्टर्ब कर देगा, ये उठा के भगा देगा। लेकिन एक सिंगल आदमी इस हाथी को उठा करके नहीं भगा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसको कैसे हम मेजर करेंगे? मास से, है ना। जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, नहीं हटेगा हाथी, नहीं हिलेगा हाथी, एक कुत्ता हिल जाएगा एक आदमी से। सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, तो मास से। इनर्शिया क्या है? ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जितना ज्यादा जिसका मास होगा वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। जैसे ये देखिए, ग्रेटर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया और वाइस वर्सा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, या फिर कह लें कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा मास होगा। चलिए आइए नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनर्शिया। देखें हम लोग कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। जो रेस्ट कर रहा है वो रेस्ट ही करना चाहेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि बस है, ये बस है। अगर बस में रुका हुआ है बस, और जैसे ही एकाएक बस स्टार्ट होता है हमको पीछे की तरफ झटका लगता है। देखेंगे कि ऐसे पीछे की तरफ झटका लगेगा। क्यों पीछे की तरफ झटका लगता है? क्योंकि हमारा फुल बॉडी जो है वो रेस्ट में है,
और ये जो पैर है ये बस के साथ, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस स्टार्ट होकर चलना चालू करता है तो पैर तो चल देता है लेकिन बाकी का बॉडी रेस्ट में है, तो हमको पीछे की तरफ झटका लगता है। ये अपना रेस्ट में है, आराम में है, इसी पोजीशन में रहना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट स्टेज स्टिल अंटिल ए फोर्स मूव्स। तो एक रेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल रहता है, वो रेस्ट पे ही रहता है जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे चलता हुआ बस है, बस चल रही है, एकाएक सामने से मान लीजिए कि कोई वो कुत्ता आ गया, कोई जानवर आ गया, तो सीधा ड्राइवर जो है ब्रेक मारेगा, तो ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो हमको आगे की तरफ झटका लगेगा, हम आगे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, पूरा बॉडी नहीं, आगे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला बॉडी जो है आगे की तरफ झुकेगा। ठीक है, पैर नहीं झुकेगा। पैर क्यों नहीं झुकेगा, क्योंकि पैर जो है वो बस के साथ, पैर अगर मान लीजिए बैठे हुए हैं हम लोग, तो हमारे जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो बस रुका तो वो भी रुक गया, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी मूविंग है, तो हमको आगे की तरफ झटका लगता है। और अगर खड़े हैं तो पूरा ये इसको नीचे वाले को छोड़ के पूरा ही झुक जाइएगा। ठीक है, सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग अंटिल ए फोर्स स्टॉप्स और स्लोज इट। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहता है जब तक कि उसको एक फोर्स ना लगे और उसको रोक ना दे। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। A moving object keeps going in the same straight path unless a force turns it। तो कह रहा है क्या कि अगर कोई चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि एक फोर्स आकर के उसको टर्निंग ना मार दे, मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी जाकर के वो टर्न करेगा। ठीक है, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए अब ये फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज फोर्स। तो किसी को जैसे हम लोग धक्का देते हैं या फिर किसी चीज को हम खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ताकत लगाते हैं, उसी ताकत को तो फोर्स करते हैं। ठीक है, दैट इज फोर्स। तो फोर्स इज ए पुश और पुल व्हिच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या है, तो फोर्स है पुश और पुल, जो कि स्टेट ऑफ आपका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करता है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करता है। दी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, साइज और शेप ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स क्या क्या काम करता है, फोर्स जो है जैसे ये रुका हुआ है, इसको धक्का दे करके पुश करके खींच के ले जा रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको पुल करके खींच करके ले जा रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जैसे कोई चल रहा है, मान लीजिए कोई वो मोटरसाइकिल से चल रहा है और सामने में कोई बच्चा आ जाए, तो एकाएक ब्रेक लगा करके उसको रोकेगा, मतलब फोर्स लगा करके उसको रोकेगा। क्लियर है। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका हम फोर्स लगाएंगे तो इसका देखिए शकल सूरत बिगड़ गया, शेप एंड साइज जो है इसका शकल भी बिगड़ गया और साइज भी बिगड़ गया, तो साइज और शेप चेंज हो गया। तो फोर्स तीन काम कर सकता है, चलते हुए को रोक सकता है, रोके हुए को चला सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है शेप और साइज चेंज कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज mlt-2। तो इसका एसआई यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन, और हम लोग लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना। तो मास का हो गया kg, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m kg के लिए मास kg का है ना, मास का kg, मीटर क्या है लेंथ है, और सेकंड क्या है टाइम है, तो mlt-2। चलिए अब फोर्स जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर हमको इसका शकल सूरत चेंज करना है तो हम इसको दबाएंगे, कांटेक्ट में है ना, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में, हमारे हाथ के कांटेक्ट में, तभी तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा सा चुंबक है, बड़ा सा मैग्नेट है, और हम थोड़ी दूरी पर लोहा रखा हुआ है, तो हम उसको मैग्नेट को यहाँ पर रखेंगे और दूर से ही हम बिना टच किए हुए लोहे को अपने पास बुला लेंगे। कैसे बुला लेंगे, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ठीक, सो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्सेट्रा आर दी कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा आर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो भी चीज है, जैसे एप्पल ऊपर से गिरा कहाँ आएगा, धरती पे आएगा, अर्थ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। चलिए आइए इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है अक्टूबर 2024 में, और ये था इस क्वेश्चन पेपर कोड ओएसएस के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।
क्या क्वेश्चन है, और ये इस पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स, पहला द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, और सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कौन मेजर करेगा, तो सीधी सी बात है भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, इनर्शिया ऑफ मोशन हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो, सबको मेजर, इनर्शिया को मेजर करता है मास। ठीक है, तो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, इसका आंसर भी होगा मास और इसका आंसर भी होगा मास। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, न्यूटन साहब ने क्या कहा। न्यूटन ने कहा अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या फिर चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो वही ये जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी हो गई, इसलिए कहा जाता है इसको, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए कालीन जो है, ये महिला जो है इस कालीन को उसको रख रखी है। अब क्या है, कालीन पे धूल है, तो धूल और कालीन दोनों रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही एक डंडे से कालीन को पीटा गया, तो धूल जो है अपने पोजीशन पे था और कालीन पीछे गया, है ना। तो क्या हुआ कि देखिए धूल उड़ गया, धूल यहाँ पर अपने पोजीशन पे ही आ गया और कालीन जो है वो पीछे चला गया, तो धूल क्या होगा, गिरेगा ना नीचे, उड़ेगा। ठीक है, तो उड़ गया। When a carpet or a blanket is beaten with a stick, then the dust particles separate out from it। तो इससे डस्ट पार्टिकल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। अपने घर पे भी करके देखना, कोई गंदा सा पर्दा वगैरह टांग के देखना, उसको डंडा से मारना, देखोगे कि धूल जो है वो नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, मतलब धूल जो है ऐसे साइड में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप देन द पैसेंजर्स इनसाइड द व्हीकल बेंट अराउंड। तो अगर कोई मूविंग व्हीकल, कोई बस में हम लोग बैठे हुए हैं, बस जो है चल रही है और एकाएक रुक जाती है, तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ। ठीक, आइए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। 3.1 इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट अ बॉडी ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कह रहा है क्या कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी क्या हमेशा, तो नहीं, गलत है, गलत है। जैसे कि मान लो कि ये बॉडी जो है, ये कार जो है, ये आराम से 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना, आराम से मूव कर रहा है। तो अब इसको क्या है कि पीछे से दो आदमी, मान लीजिए कि यहाँ से दो आदमी आकर के इसको पकड़ करके खींचने लग गए, है ना, इसको रोकने खींचने लग गए, तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, है ना, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। और ये कार ऐसा तो नहीं है कि 30 किलोमीटर धीरे धीरे करके रुकेगा, है ना। ठीक है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन कार का मोशन जो है अभी भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी। दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी रोक रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन गाड़ी अभी भी इधर की तरफ ही चलेगी। नो डाउट कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये कहना गलत है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अभी फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो हमेशा ही फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होगा, ये कहना गलत है। ठीक है, चलिए, तो नो द स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर ए बॉडी विच वाज एट रेस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये सत्य किसके लिए है, किसके लिए काम करेगा, तो जो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बक्सा रखा हुआ है रेस्ट में, है ना, जैसे कि यही रखा हुआ है, रेस्ट में है, हम इधर अब फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो केवल रेस्ट वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ ए बॉडी। तो इनर्शिया को कैसे मेजर करेंगे, तो मास से, इनर्शियल मास से। ठीक है, इनर्शियल मास और मास सेम चीज है। थर्ड नंबर, कैन ए फोर्स चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो क्या कोई फोर्स केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करे और उसका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे। तो देखिए जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि भाई साहब जो है इसको घुमाए जा रहे हैं पूरा तेजी से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको घुमा रहे हैं, है ना, तो यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज कर रहा है ना, एवरी टाइम जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल होता है। ठीक है, तो हर वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज कौन करवा रहा है, फोर्स। ये फोर्स लगा रहे हैं
है ना, गोल गोल घुमाने में फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जबकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यस, एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए। चलिए आइए, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस व्हिच ए फोर्स कैन ब्रिंग इन ए बॉडी व्हेन अप्लाइड ऑन इट। तो जो बताइए कि फोर्स क्या क्या कर सकता है एक बॉडी के ऊपर अगर उसका एप्लीकेशन करें। तो फोर्स रेस्ट में चला सकता है, ठीक है, तो मतलब स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। दूसरा है बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है। अब फोर्स कैन चेंज मोशन, ठीक है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा, या फिर और तेज और या स्लो कर देगा। और इट कैन ऑल्सो डिफॉर्म बॉडीज, शकल सूरत बिगाड़ सकता है। चलिए अब देखें हम लोग लीनियर मोमेंटम क्या होता है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो एक बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, मोशन मतलब वेलोसिटी कितना है, उसको कहते हैं मोमेंटम। तो एक बॉडी, जैसे कि हम मान लीजिए कि चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कार चल रही है, एक कार नहीं, एक मोटरसाइकिल, ठीक है, एक मोटरसाइकिल चल रही है, एक ट्रक चल रही है। दोनों की स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों के दोनों सामने एक आदमी आ गया, है ना, दोनों टक्कर मारा, मोटरसाइकिल भी टक्कर मारा और ट्रक भी टक्कर मारा, स्पीड तो सेम है, लेकिन आदमी को ज्यादा डैमेज किससे होगा? ट्रक से होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, खाली हम उसके मोशन को कैसे नापेंगे? तो उसके मोशन को हम नापेंगे उसकी वेलोसिटी से प्लस उसका मास से। तो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ जो लीनियर वर्ड है मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब जब यहाँ सर्कल में घूमेगा तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो ये आ गया लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी। अब इसका लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो गया, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका एसआई यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है? केजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मास को। मीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। सेकंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो MLT -1 हो गया, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम के अंदर मास है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So it is a vector quantity and its direction is in the direction of velocity of the body. तो एक वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही होगा। चल आइए ये एग्जांपल्स देखें, ये बुक के एग्जांपल्स हैं सब। Aman weighs 60 kg and travels with velocity 1 meter per second towards Manoj, who weighs 40 kg and is moving with 1.5 meter per second towards Aman। तो दो लोग हैं, अमन है और मनोज है, अमन और मनोज, ठीक है। अमन जो है मनोज की तरफ जा रहा है, क्या स्पीड से? इसका मास जो है यह 60 kg का है। किस स्पीड से जा रहा है? तो इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। वहीं पर मनोज जो है वो अमन की तरफ जा रहा है, इसका मास जो है 40 kg का है, हल्का फुल्का आदमी है, इसलिए तेज चल रहा है, इसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो कह रहा है क्या कि दोनों का मोमेंटम बताइए। तो अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोमेंटम ऑफ अमन ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा 60 इंटू 1 kg मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकंड। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मनोज का जो मोमेंटम होगा PM, ये भी होगा मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर हम XY एक्सिस का रेफरेंस लें तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये निगेटिव एक्स है। मतलब जब भी इधर की तरफ जाएंगे तो ये 0 1 2 3 4 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जब भी अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो कम होते जाएंगे, -1 -2 कम होते जाएंगे, निगेटिव जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अमन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। और मनोज जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अमन की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव होगा।
अब बुक में दिया नहीं है तो आप किसी का भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एक का पॉजिटिव आएगा एक का नेगेटिव आएगा। सो ये हो गया, मास हो गया 40 और वेलोसिटी हो गया -1.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड, -60 kg मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हैं ना, दोनों का मोमेंटम सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बुक का एग्जांपल है। सो a 2 kg object is allowed to fall freely at t equal to 0 second. Calculate its momentum at t equal to 0 second है, t equal to 1 second and third है t equal to 2 second during its free fall. तो एक बड़ा सा बिल्डिंग लीजिए, बिग ह्यूज बिल्डिंग, यहाँ से बॉडी को छोड़ देगा, एक बॉल को यहाँ से छोड़ देते हैं, एक बॉल को छोड़ दिया गया, तो अभी t इक्वल टू 0, तो बस अभी पकड़ के रखें, छोड़ेंगे, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, अभी छोड़े नहीं, छोड़ने वाले हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। t इक्वल टू 1 पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस जी टी होता है। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 0 प्लस जी की वैल्यू कितनी हो गई 9.8 और t की वैल्यू 1। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पर v1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अब आइए t इक्वल टू 2 सेकंड पे और नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम इसी फॉर्मूला पे लगाएंगे हम, v2 दूसरे सेकंड में u प्लस जी टी। सो दिस इज u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 2, तो ये आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। तो v2 इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर? सो आइए अब निकाल दें, पहले वाले का आंसर हो गया P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो ये हो गया, मास कितना है, मास है 2 kg, है ना, मोमेंटम, तो मास है 2 kg, वेलोसिटी है 0, तो 0 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम इज 0। सेकंड केस में P मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी, तो मास तो वही रहेगा, मास बदलेगा नहीं, 2 kg, वेलोसिटी हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया हमारे पास 19.6 मीटर 6 kg मीटर पर सेकंड। थर्ड केस में आ जाइए, थर्ड केस t इक्वल टू 2 सेकंड में, तो मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू एम भी इज इक्वल टू 2 kg इंटू 19.6 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 40 में 0.8 39.2 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, आराम से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a rubber ball of mass 0.2 kg strikes a rigid wall with a speed of 10 meter per second and rebounds along the original path with the same speed. Calculate the change in momentum of the ball. तो एक दीवार है, हमने एक बॉल फेंका दीवार पे, उसी स्पीड से दीवार से बॉल जो है रिटर्न मार गया। जैसे ये बॉल है, इस फेंके इधर, बॉल का जो मास है 2 kg है और इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वापस होकर के टकरा करके वापस आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में आ गया। हमने कहा ना कि पॉजिटिव एक्स इधर की तरफ फेंकेंगे तो पॉजिटिव और इधर आएगा तो निगेटिव, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज कर गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेलोसिटी हो गया -10 मीटर पर सेकंड, बॉल वही का वही है, ठीक है, इसका मास 2.2 kg ही है। क्लियर? सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनिशियल इंटू वेलोसिटी इनिशियल, मास तो वही है, चेंज थोड़ी हो रहा है। सो 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज 10, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड, सो दिस इज 2 kg मीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट है फाइनल मोमेंटम, जब वापस आया तब क्या होगा, इस वक्त तो इसका मोमेंटम ये वाले का निकालिए, तो अगेन दिस इज इक्वल टू फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मास, मास तो वही है 0.2 kg का, आधा किलो का बॉल है, मास थोड़े कम हो गया, ठीक है,
इनटू वेलोसिटी हो जाएगा -10 और kg मीटर पर सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू -2 kg मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकालना है, हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा पी से, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो दिस इज -2 kg मीटर पर सेकेंड, ये रहा ना फाइनल वाला ये। अब माइनस करेंगे इसमें से ये 2 kg मीटर पर सेकेंड, -2 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम इज -4 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका अप्रैल 2024 में, क्वेश्चन पेपर कोड TUS में 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये इस पेपर के अंदर ये जो था क्वेश्चन नंबर 29 था, सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन ये आया अप्रैल 2025 में, क्वेश्चन पेपर कोड MAY में 2 मार्क्स के अंदर। और इस पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको देख लेते हैं। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी v0 एंड कैचेज इट व्हेन इट रिटर्न्स, व्हाट विल बी द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो एक बॉय जो है, एक लड़का जो है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका? v0 वेलोसिटी से। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये लड़का है ना, और इसने जो है बॉल को उछाल दिया ऊपर की तरफ v0 वेलोसिटी से। ऊपर बॉल गया 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 गया, ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ करके और रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद बॉल क्या है, नीचे आना चालू हो जाएगा। तो नीचे जब इसके हाथ में आएगा वापस से, तो सेम वेलोसिटी से आएगा, v0 वेलोसिटी से आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, v0। अब वेलोसिटी देखिए, अगेन हमने कहा कि इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी। उसी तरीके से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे आएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी। एक्स वाई एक्सिस का देखना है, ठीक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर? अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा, मास वही रहेगा, वेलोसिटी नीचे की तरफ आ गया -v0, तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। सो दिस इज -mv0 -mv0, ठीक है। तो ये आ गया -2mv0। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। चल, अब हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो हमने देख लिया, अब सेकंड लॉ को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो न्यूटन ने क्या कहा अपने सेकंड लॉ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो डिवाइडेड बाई टी कर देंगे ना, टाइम से, ठीक है। तो इसको, ठीक है, स्मॉल टाइम टी, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो न्यूटन ने क्या कहा कि दिस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के मान लीजिए, के इनटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे ना, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, सॉरी ये प्रोपोर्शनल, हाँ ये हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक। अब ये के की वैल्यू 1 लेते हैं हम। सो दिस इंप्लाइज के की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इफ के इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये हुआ क्या, दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू ये होता है, पहले तो लिखिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई डेल्टा टी टाइम, ठीक। सो दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू
पी फाइनल क्या होगा, m इंटू वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, माइनस पी इनिशियल क्या होगा, m इंटू वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाई डेल्टा टी. सो दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू m कॉमन लीजिए और वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल्टा टी. अब एक चीज यहाँ ध्यान दो कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो ये होता है एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा टी. तो आ गया ना, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा टी. सो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू m इंटू ए. ये हमारा डिराइव हो गया. ठीक है, तो डेरिवेशन आता है, आपको इसी तरीके से डिराइव करना. तो हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और उसी से हमको निकल करके आता है F इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. चलिए नोट करिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो जिस डायरेक्शन में जो हमारा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन. ठीक है, जो मोमेंटम हमारा चेंज होगा. एक क्वेश्चन देखो, A ball of mass 0.4 kg starts rolling on the ground at 20 मीटर पर सेकंड. तो एक बॉल को लुढ़का दिया गया 20 मीटर पर सेकंड से, एंड कम्स टू स्टॉप आफ्टर 10 सेकंड. तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल रुक जाता है. कोई भी चीज को अगर हम बहुत ही चिकना जगह पे, बहुत ही स्मूथ, जैसे बर्फ के ऊपर कोई चीज को उसको लुढ़का देंगे बॉल को, तो बहुत देर तक चलते रहेगा, नहीं रुके. लेकिन अगर कोई अपने घर में अगर हम लोग बॉल को उसको थ्रो कर देते हैं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है. तो वही कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद बॉल रुक गया. बॉल का जो मास है वो 0.4 kg है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को लुढ़काया गया. कैलकुलेट द फोर्स विच स्टॉप्स द बॉल एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड थ्रू आउट. तो कह रहा है कि उस फोर्स को कैलकुलेट कीजिए जो फोर्स इस बॉल को रोका, ये मानते हुए कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो थ्रू आउट द मोशन वो इक्वल था. आइए कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास गिवन क्या क्या है. तो गिवन है मास इज इक्वल टू 0.4 kg, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. फाइनली तो वो रुक ही जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, रुक गया. ठीक है, कितने टाइम में रुक गया, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में रुक गया. ठीक, फोर्स हमको निकालना है, F इज इक्वल टू व्हाट. तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना. सो 0 इज इक्वल टू वैल्यूज डाल दी, 0 इज इक्वल टू 20 प्लस a इंटू 10. ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू डाल दिए 0, u की वैल्यू डाल दिए 20, a का तो निकालेंगे ना एक्सीलरेशन, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है. तो यहीं से हम मास हमारे पास है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से निकाल करके ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो अब यहाँ से आइए, दिस इम्प्लाइज -20 इज इक्वल टू 10a. तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -20/10. तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब आइए फोर्स निकालिए. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 0.4 kg इंटू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गया -0.8 न्यूटन. अब यहाँ पर निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि बॉल को जैसे थ्रो किया तो बॉल इधर की तरफ जा रहा है, फोर्स जो है इधर अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है. तो जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है. ठीक है, आ गया हमारे पास. तो कैलकुलेट द फोर्स विच स्टॉप्स द बॉल. तो दिस इज द फोर्स, 0.8 न्यूटन इज द फोर्स विच स्टॉप्स द बॉल. चल अब एक देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ अक्टूबर 2024, क्वेश्चन पेपर कोड ESS में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये जो क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था. क्या क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी. तो फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, मास दिया हुआ है 2 kg, एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत सिंपल है. तो F इज इक्वल टू एम ए होता है
माँ होता है तो वैल्यूज डालिए। तो 5 इज इक्वल टू 2A, सो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ 10 kg मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बॉडी टू स्टॉप इफ द फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। तो एक बॉडी है, उसका मास है 10 kg, वो मूव कर रहा है, स्पीड जो है इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो है मूव कर रहा है इधर की तरफ। अब जो फोर्स है इसको रोकना है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो 50 न्यूटन का फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ठीक है, तो कह रहा है कितने देर में, कितने टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगा। ठीक, आइए क्या क्या दिया हुआ है गिवन, हमारे पास है फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन का, मास दिया हुआ है 10 kg का, ठीक है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का, फाइनल स्पीड भी इक्वल टू, रोक देना है ना तो जीरो का, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टी इज इक्वल टू वाट, कितने देर में रुक जाएगा। तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो डालिए इसमें, एफ की वैल्यू हो गई 50 इज इक्वल टू एम कितना हो गया, मास हो गया हमारे पास 10 kg। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पर देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, ये रोकने के लिए लग रहा है ना, मोशन के ऑपोजिट है, तो फोर्स में हम माइनस साइन लगाएंगे, तो -50 न्यूटन है ना, क्योंकि फोर्स जो है वो मोशन के ऑपोजिट है। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था फोर्स जो है वो निगेटिव में निकल करके आया था, क्यों? क्योंकि मोशन के ऑपोजिट था। ठीक है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे वहां पर, फोर्स इज -50। तो ये डालिए, तो -50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, so this implies acceleration a is equal to -50/10। तो ये हो गया acceleration a is equal to -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट आइए, हमारे पास क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास a है, t निकालना है, तो इस फॉर्मूला में डालेंगे तो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना t, डालिए। तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 10 प्लस -5t, सो दिस इम्प्लाइज, ये इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो -5t इधर आके +5t हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 10, सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 10/5, तो ये आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में बॉल रुक जाएगी। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको देख लेते हैं। It is important to note here that Newton's second law of motion as stated here, अभी जो हमने देखा कि force is directly proportional to change in momentum, तो as stated here is applicable to bodies having constant mass। तो ये जो है फॉर्मूला हमारा F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये कहाँ लगता है, ये तब एप्लीकेबल होगा जहां पर, या F इज इक्वल टू एम ए, ये तब लगेगा जब मास कांस्टेंट हो। अगर मास चेंजिंग वाले मास में ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, उसमें अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब चेंजिंग मास कहाँ होता है, कांस्टेंट मास कहाँ होता है, जैसे कि बॉल है, बॉल को हमने फेंका तो बॉल का मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर एक रॉकेट है, मान लीजिए कि एक रॉकेट है या एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन को उड़ाने में भी तो फोर्स लगता है, तो एरोप्लेन को उड़ाया गया, ठीक है, तो एरोप्लेन का जो फ्यूल है उसमें जो पेट्रोल है वो पेट्रोल जलता है, तो जैसे मान लो कि एरोप्लेन का मास है 10,000 kg, 10,000 kg लेकर के एरोप्लेन उड़ा, ठीक है, पेट्रोल पेट्रोल सब मिला के, इसमें जो है इसमें 2,000 एक्स्ट्रा पेट्रोल है, सपोज कीजिए कि 2000 kg पेट्रोल है, 10,000 का एरोप्लेन, उसका मशीनरी, आदमी वगैरह सब सामान वगैरह, लगेज वगैरह सब कुछ, और 2,000 kg का पेट्रोल है, फ्यूल है उसका। अब क्या हुआ कि एरोप्लेन को जाना था दिल्ली से दुबई, क्लियर, दिल्ली से दुबई, तब दिल्ली से दुबई जाने में एरोप्लेन को 1800 kg पेट्रोल लग जाएगा, है ना, तो वहां दुबई पहुंचते पहुंचते एरोप्लेन का मास कितना हो जाएगा, 1000 kg प्लस 200 kg पेट्रोल बचेगा।
है ना, 1800 लग गया, खत्म हो गया, तो उसका मास कम होते गया ना। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए चेंज इन मोमेंटम में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो चेंज हो रहा है। जब एरोप्लेन फ्लाई किया तो उसका मास था 1200 kg, जब एरोप्लेन लैंड किया तो उसका मास था 10,200 kg। ठीक, आइए एक क्वेश्चन है हमारा, आया था ये अप्रैल 2024 पेपर कोड TUS के अंदर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, when a constant net external force acts on a body which of the following physical quantities may not change। तो एक बॉडी है, उसके ऊपर कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए कि जो है एक ये बक्सा है, इसके ऊपर एक आदमी धक्का दे रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से। इस बक्से का जो वजन है वो 5 kg है। ठीक है, तो ये किस एक्सीलरेशन से आगे जाएगा? तो F इज इक्वल टू ma होता है ना। सो 50 इज इक्वल टू 5 इंटू a, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। तो मास तो चेंज नहीं होगा, कोई बक्सा वगैरह है उसका मास तो चेंज नहीं होना है। ठीक है, फोर्स भी कांस्टेंट है ना, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब ये चेंज हो ही नहीं रहा और ये भी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज नहीं होगा बाबू, एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ले लिए, फोर्स को हमने रख दिया 50, ठीक है, मास को हमने रख दिया 5, तो एक्सेलरेशन भी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा जो हमारा चेंज नहीं करेगा, दैट इज एक्सीलरेशन। अब बाकी सबको देख लेते हैं कि बाकी सब ऑप्शन क्यों जो है वो नहीं होगा। अब जैसे कि हम फोर्स लगाएंगे तो इसका जो पोजीशन है, ये बक्सा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ खींचा जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे कि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो बक्सा भी आगे मूव करेगा, स्पीड होगी। फोर्स हम लगाएंगे, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, नेट कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी है। तो क्या चीज, ये वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है ना। क्यों वेलोसिटी चेंज कर रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज कर, एक्सीलरेशन है तो किसी भी चीज में एक्सीलरेशन अगर होगा, हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना। तो अगर v इक्वल टू यू हो जाता है तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। और भैया अगर वेलोसिटी और स्पीड दोनों चेंज हो रहा है ना, कि भैया अभी हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद हम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो हमारा पोजीशन तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये तीनों चीज चेंज हो जाएगा, ये तीनों चेंज होंगे। और क्या चेंज नहीं होगा? वो एक्सीलरेशन। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 है। पहला क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम मोमेंटम, व्हिच ऑफ देम इज मूविंग फास्ट। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक कार है एक मोटरसाइकिल है, दोनों का दोनों जो है दोनों के दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो कार है और मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल, कार जानते हैं हम ज्यादा भारी होता है, मोटरसाइकिल हल्का होता है, दोनों का मोमेंटम पी कार और पी एम, दिस इज इक्वल टू पी एम। तो मान लीजिए कि कार की जो है हमारे पास कार 1000 kg का, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी होगी। और ये जो है मोमेंटम मोटरसाइकिल है, ये इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ले ही लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो मोटरसाइकिल है वो हमारा 100 kg का है। अब 100 kg का है ना। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का मोमेंटम, इसका मोमेंटम सेम है, तो 1000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये हो गया मास, ये वेलोसिटी, ये मास, ये वेलोसिटी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये भारी है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ये हल्का है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी भारी वाले से। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर मास, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, कैसे? जैसे, अच्छा इसको रहने देते हैं। आइए देखिए, मास ऑफ हेवी into velocity of heavy is equal to mass of light into velocity of light. So this implies velocity of heavy is equal to mass of light divided by mass of heavy into
वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वाला होगा ना, ऐसा निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर है एक हम फिगर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस केस में अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर हम इसका मोमेंटम, इसका मान लें कि इसका मोमेंटम जो है एट रैंडम हम कुछ भी लेते हैं, तो इसको हम लेते हैं 100 इंटू 10 और नीचे आता है 1000, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, काट दीजिए, सब कट जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना लिया हमने, 10, तो हल्के वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय थ्रोज अप ए बॉल विथ वेलोसिटी v नॉट, ऊपर की तरफ फेंका, अभी जस्ट हमने पी वाई क्यू किया इसका। इफ द बॉल रिटर्न्स टू द थ्रोअर विद द सेम वेलोसिटी, तो उसके हाथ में सेम वेलोसिटी से आएगा। विल देयर बी एनी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो क्या बॉल का मोमेंटम चेंज होगा? तो अभी हमने निकाला था ना कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, तो ये निकल के आया था एम वी नॉट, ये ऊपर फेंकने का, ठीक है। फाइनल था वो हाथ में आया था ना, तो माइनस एम वी नॉट, और इनिशियल था एम वी नॉट, तो ये आ गया माइनस 2 एम वी नॉट। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज होगा, यस देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल, क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा? तो इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा माइनस एम वी नॉट, ठीक है, मॉड के अंदर, तो ये हो गया एम वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा मॉड के अंदर एम वी नॉट, तो ये आ गया एम वी नॉट। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है, पी फाइनल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मोमेंटम में चेंज आएगा, बट मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ए का यस, इसका होगा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट इट्स मोमेंटम इंक्रीजेस, तो एक बॉल को ऊपर से फेंके तो उसका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज करने लग जाता है। व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम, तो उसका क्या कारण है कि उसका मोमेंटम इंक्रीज करता है? तो हम जानते हैं कि t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अभी हमने जस्ट निकाला था, वेलोसिटी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाती है हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, है ना। So momentum of the falling ball increases because gravitational force acts on it in the direction of its motion, hence velocity increases। तो gravitational force नीचे लग रहा है, उसकी वजह से velocity change हो रहा है ना। v is equal to u plus gt लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, in which case will there be larger change in momentum of the object, किस केस में यहाँ मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, इस केस में या फिर इस केस में? तो हम जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। आइए पहला वाला केस लेते हैं। इस केस में हमारे पास फोर्स दिया 150 न्यूटन का, और मोमेंटम दिया है, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू 150 इंटू 0.1 सेकेंड, ठीक है। मास से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अभी। दूसरे वाले केस में फोर्स दिया 150 न्यूटन का, टाइम दिया 0.2 सेकेंड का, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया 15 kg मीटर पर सेकेंड, और फिर सेकेंड वाले केस में आ गया डेल्टा पी इज इक्वल टू 150 इंटू 0.2, ज़्यादा टाइम के लिए लगा, तो ये आ गया 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड वाले केस में हमारे पास जो है ये बी वाले केस में चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए लग रहा है फोर्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, तो गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। डज द ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट मोमेंटम, तो क्या ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा?
गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमता है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज होगा, इसका मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। नो, दो द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज करता है चेंज इन डायरेक्शन से, और हम जानते हैं मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। हेंस इट्स मोमेंटम विल नॉट बी कांस्टेंट, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया था अक्टूबर 2024 क्वेश्चन पेपर कोड MAY में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 था, मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। तो 1 को 2 से मिलाई। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा मोमेंटम, ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा C, 1 का हो जाएगा C। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, वो भी हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा फोर्स, तो 2 का A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आया था अप्रैल 2026 क्वेश्चन पेपर कोड SS में, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था इस पेपर के अंदर। व्हेन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड देन द ऑब्जेक्ट विल। तो अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स बैलेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है कार चल रही है, ठीक है, इधर की तरफ चल रही है, वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अब इधर से 4 लोग रुकने आ गए, 1 2 3 4, ये चारों लोग धक्का दे करके इधर से भैया एकदम धक्का दे रहा है कि नहीं नहीं चलने देंगे, है ना, नहीं चलने देंगे। फिर 4 लोग इसके सपोर्ट में आ गए कि चलेगा कैसे नहीं, इधर से धक्का दे दिए, ठीक है, तो जो फोर्स है वो बराबर हो गया, है ना, जो जो हमारा फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा था, ये जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगा इसका कांस्टेंट रहेगा, है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, है ना, इसी वेलोसिटी चलते रहेगा अपना मस्ती में। लगाओ तुम 4 लोग इधर से धक्का दे रहे, 4 लोग इधर से भी धक्का दे रहे हैं, तो मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्सेज इन पेयर्स, तो इसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जैसा अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में कराया, थ्योरी प्लस एग्जांपल्स प्लस इन टेक्स्ट प्लस PYQ, उसी तरीके से ऑल लेक्चर्स को कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद बस खाली इसी को कर लेना बेटा, और इसी को रिवाइज कर लेना, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलिए थैंक यू, मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में।